नमस्कार, हेलो। हम हर हफ्ते क्रिमिनल लॉ पे सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट को समझेंगे। इस हफ्ते की जजमेंट आई है 13 अप्रैल 2022 को। 2 जज का बेंच था। जस्टिस उदय उमेश ललित ने जजमेंट लिखी है। केस का नाम है कामाक्षी वर्सेस लक्ष्मी नारायण। कामाक्षी वाइफ है, लक्ष्मी नारायण हस्बैंड है। इसमें वाइफ ने हस्बैंड के खिलाफ डोमेस्टिक वायलेंस के एलिगेशंस लगाए हैं, हस्बैंड और उनके अपने फादर इन लॉ और सिस्टर इन लॉ के खिलाफ। इनकी शादी होती है 7 सितंबर 2007 को। तब से ही वाइफ के ऊपर अलग अलग तरह से डोमेस्टिक वायलेंस किया जाता है। ऐसे वाइफ के एलिगेशंस हैं। इनको कहा गया कि आप डाउरी पूरी नहीं लेके आई हैं, आप इस शादी के लायक नहीं थे। इनको अलग अलग तरह से टॉर्चर किया गया। इनके कमरे की इलेक्ट्रिसिटी काट दी जाती थी। इनको कहा गया कि आप लंदन नहीं जा सकती अपने हस्बैंड के साथ। फिर वो हस्बैंड के साथ जब गए तो हस्बैंड को जनवरी में वापस छोड़ जाते हैं और खुद अकेले लंदन चले जाते हैं। एक बच्चे को जन्म देती है 6 सितंबर 2008 को। इनके सिस्टर इन लॉ और फादर इन लॉ बोलते हैं कि हमारा उत्तराधिकारी नहीं है। तो ये अलग अलग 9 इंसिडेंट्स हैं। पर जो 8वां और 9वां इंसिडेंट है उसमें लगभग 10 साल का गैप है। 8वां इंसिडेंट हुआ सितंबर 2008 में और 9वां इंसिडेंट हुआ अप्रैल 2018 में। इसमें वे हाई कोर्ट पे ऑर्डर लेके जाती हैं, हाई कोर्ट का ऑर्डर लेके जाती हैं घर, रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स, कि अब मेरे को साथ रहने दिया जाए। पर इनकी सिस्टर इन लॉ इनको घर नहीं रहने देती साथ। तो एक मजिस्ट्रेट को चेन्नई में सेक्शन 12 डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 इसमें एप्लीकेशन देती है 2 रिलीफ के लिए। पहला रिलीफ सेक्शन 17 का डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का, उसमें कहा गया कि आपको साथ रह सकते हो आप घर में। और सेक्शन 18 जिसमें प्रोटेक्शन ऑर्डर पास किया जाता है। तो मजिस्ट्रेट के पास एप्लीकेशन डालती है। इसके खिलाफ फादर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ और हस्बैंड ये 482 सेक्शन सीआरपीसी में हाई कोर्ट में पिटीशन डालते हैं इनको क्वैश करने के लिए। सिस्टर इन लॉ, फादर इन लॉ की पिटीशन पास हो जाती है और हस्बैंड की पिटीशन के लिए हाई कोर्ट ये बोलते हैं कि 10 साल का लगभग गैप है जो इंसिडेंट इन्होंने क्लेम की सेकंड लास्ट और लास्ट में, और हस्बैंड इनको मेंटेनेंस दे रहे हैं। तो अब्यूज ऑफ प्रोसेस ऑफ लॉ है इसलिए बोलते हुए, और क्योंकि 10 साल हो गए हैं तो लिमिटेशन हो गया है, इस ये कहते हुए हाई कोर्ट ने प्रोसीडिंग्स क्वैश कर दी। अब तो सुप्रीम कोर्ट आई है। अब समझते हैं कि दोनों साइड के वकीलों ने क्या कहा। जो वाइफ के एडवोकेट हैं उन्होंने कहा कि लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट होगा। लिमिटेशन होता है कि आप कब तक उस चीज़ पे केस कर सकते हो। तो वाइफ के वकील बोलते हैं कि लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट होगा जब ऑफेंस होगा। ऑफेंस होता है सेक्शन 12 में जब ऑर्डर पास होगा उसको ना मानना जाए, उसको ब्रीच जब हो। तो सेक्शन 31 डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के ये सेक्शन है। सेक्शन 31 में कहा गया है कि अगर सेक्शन 12 का ऑर्डर ना माना जाए तो 1 साल तक की सजा हो सकती है या 20,000 रुपए तक का फाइन हो सकता है। तो अभी तो ऑर्डर ही पास नहीं हुआ तो कोई लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट नहीं होना चाहिए। तो हाईकोर्ट ने फैसला गलत दिया है। अब हस्बैंड के वकील क्या बोलते हैं? वो बोलते हैं कि लगभग 10 साल के लिए कोई इंसिडेंट रिपोर्ट नहीं हुआ। जो प्रोटेक्शन ऑफिसर ने डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंदर जब उन्होंने शिकायत की तो प्रोटेक्शन ऑफिसर ने एक चार्ट प्रिपेयर किया कि कब कब वायलेंस हुए हैं। तो जो प्रोटेक्शन ऑफिसर ने चार्ट प्रिपेयर किया था उसमें सेकंड लास्ट और लास्ट इंसिडेंट में लगभग 10 साल का गैप है। ये दोनों अलग रह रहे हैं। जो वाइफ हैं वो 2008 से अलग रह रही हैं और 2008 में इन्होंने एक बच्चे को जन्म दिया था और फादर इन लॉ और सिस्टर इन लॉ ने आके कहा कि ये हमारा उत्तराधिकारी नहीं है। तो हस्बैंड के वकील बोलते हैं कि जब वो अलग रह रहे हैं तो ये वाइफ का डेस्परेट अटेम्प्ट है और एक अब्यूज ऑफ प्रोसेस ऑफ कोर्ट है। अब समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने कैसे इन आर्ग्यूमेंट्स को समझा और वो लिमिटेशन पीरियड के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। सुप्रीम कोर्ट सबसे पहले डोमेस्टिक वायलेंस के काफ़ी सारे सेक्शंस बताते हैं और फिर आते हैं सीआरपीसी के सेक्शन 468 पे। 468 सेक्शन सीआरपीसी के 36वें चैप्टर में है। 36वें चैप्टर में है कि लिमिटेशन फॉर टेकिंग कॉग्निजेंस ऑफ सर्टेन ऑफेंसेस। मैं फिर से बोलता हूँ, लिमिटेशन फॉर टेकिंग कॉग्निजेंस ऑफ सर्टेन ऑफेंसेस। तो 468 में कहा गया है कि लिमिटेशन पीरियड के बाद मजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस नहीं ले सकता, वो बाहर लगाता है, उस पर प्रतिबंध लगाता है। 468 सेक्शन में ही कहा है कि अगर कोई ऑफेंस पे सिर्फ फाइन लगता है तो 6 महीने के अंदर अंदर आप केस कर सकते हो। किसी ऑफेंस की सज़ा अगर 1 साल तक की है तो आप 1 साल तक शिकायत कर सकते हो। लिमिटेशन पीरियड 1 साल का होगा। और इसके तीसरे हिस्से में कहा गया है कि अगर किसी ऑफेंस की सज़ा 1 साल से 3 साल तक की है तो आप 3 साल तक उस ऑफेंस की शिकायत कर सकते हो।
3 साल से ऊपर के ऑफेंस के लिए सीआरपीसी में लिमिटेशन पीरियड नहीं है। ये 42वें लॉ कमीशन रिपोर्ट में कहा गया था कि अभी इससे ज़्यादा सीरियस ऑफेंस में अभी लिमिटेशन पीरियड नहीं होना चाहिए। तो 3 साल तक के लिए लिमिटेशन पीरियड है। अब ये इस ऑफेंस में 1 साल तक की सज़ा होती है, तो लिमिटेशन पीरियड इसके लिए 1 साल का है। अब सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि लिमिटेशन पीरियड को कैसे समझा जाए, इस पे जजमेंट है। सुप्रीम कोर्ट 4 केसेस के नाम लेते हैं जिसमें कंप्लेंट जो है वो तो लिमिटेशन पीरियड के अंदर की गई थी, लेकिन जब मैजिस्ट्रेट ने कॉग्निजेंस लिया वो लिमिटेशन पीरियड के बाद था। तो कौन सा पीरियड कंसीडर किया जाए, कंप्लेंट वाला या जब मैजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस ले तब? पहली जजमेंट है कृष्णा पिल्लई वर्सेस टीए राजेंद्रन, 1990 का एक केस है, 3 जज का बेंच था। ये इसमें सेक्शन 9 चाइल्ड मैरिज एक्ट 1929 उसका एक केस था। उसमें 1 साल कहा गया कि 1 साल के बाद आप कॉग्निजेंस नहीं ले सकते हो। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि मैजिस्ट्रेट जो कॉग्निजेंस लेगा ये वाली तारीख देखनी चाहिए, कृष्णा पिल्लई वाले केस में। इसके बाद 2 केस हुए, ये 2 जज के बेंच वाले हैं। भारत दामोदर काले वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश 2003 का ये केस था। इसमें सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि टेकिंग कॉग्निजेंस इज एन एक्ट ऑफ कोर्ट ओवर विच प्रोसिक्यूटिंग एजेंसी और कंप्लेनेंट हैज नो कंट्रोल। तो जो कंप्लेनेंट होता है वो कॉग्निजेंस लेने में उनका तो कोई हाथ नहीं होता, तो कब कॉग्निजेंस लिया जाए ये उनके बस में तो नहीं है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कंप्लेंट जब की जाए तब से मापा जाना चाहिए। ये 2003 में आया था और 2 जज का बेंच का था। नेक्स्ट केस है जापानी साहू वर्सेस चंद्रशेखर मोहंती, ये 2007 का केस था। ये भी 2 जज का बेंच था। इसमें भी कहा गया कि एक कंप्लेनेंट के हाथ में जो चीज है वो है डिलीजेंटली और अच्छे से फटाफट कंप्लेंट करे, और अगर वो कंप्लेंट टाइम पे कर रहा है तो उसको पनिश नहीं किया जाना चाहिए किसी सेक्शन के हिसाब से। तो ये बोलते हुए अब भारत दामोदर काले और जापानी साहू में कहा गया कि डेट ऑफ कंप्लेंट से देखा जाना चाहिए, और कृष्णा पिल्लई में कहा गया कि जब मैजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस ले तब देखा जाना चाहिए। अब ये बातें कंसीडर की गई सारा मैथ्यू वर्सेस इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेज, ये 2014 का केस था। पहले 2 जज का बेंच था, फिर 3 जज का हुआ, और उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच हुआ। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच मतलब 5 जज का बेंच। हमारे संविधान के आर्टिकल 145 के हिसाब से जब भी कोई सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ हो या कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करने की बात हो तो कम से कम 5 या 5 से ज़्यादा जज इसको इंटरप्रेट करेंगे। तो ये कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्व करने के लिए एक तरफ तो कृष्णा पिल्लई का केस और दूसरी तरफ भारत दामोदर काले और जापानी साहू का केस, कि कौन सी डेट कंसिडर करनी चाहिए। ये 2 सवाल इस केस में सारा मैथ्यू वाले केस में समझे कि 468 में जो लिमिटेशन पीरियड है कौन सी डेट से उसको स्टार्ट कर देखेंगे, कंप्लेंट करने वाले दिन से या जब मैजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस ले तब से। और दूसरा था कि कौन से केस सही है, कृष्णा पिल्लई वाला या भारत दामोदर काले वाला, और जापानी साहू ने भी भारत दामोदर काले वाला जजमेंट ही कहा हुआ है। अब एक लेटिन मैक्सिम है एक्टस क्यूरे नेमिनम ग्रेवेबिट, इसका मतलब है एक्ट ऑफ कोर्ट शैल प्रेजुडिस नो वन, कि कोर्ट के किसी एक्ट से, किसी काम से, किसी हरकत से किसी के खिलाफ कोई बायस नहीं होनी चाहिए, किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए। एक्टस क्यूरे नेमिनम ग्रेवेबिट। तो सुप्रीम कोर्ट ने देखते हैं कि सारा मैथ्यू केस में क्या क्या कहा। सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं कि क्रिमिनल मैटर्स में एक सर्टेनिटी होनी चाहिए, एक डेफिनेट होनी चाहिए, ठीक। टेकिंग कॉग्निजेंस, और कॉग्निजेंस सीआरपीसी में कहीं भी डिफाइंड नहीं है। कॉग्निजेंस को संज्ञान लेना बोलते हैं, जब पहली बार एक मैजिस्ट्रेट उस पर अपना दिमाग अप्लाई करता है। अब कॉग्निजेंस कहीं भी डिफाइंड नहीं है, दिमाग अप्लाई करना एक सब्जेक्टिव मैटर है। तो एक डिलीजेंट कंप्लेनेंट या एक प्रोसिक्यूटिंग एजेंसी अगर फटाफट और टाइम पे कंप्लेंट फाइल कर देती है तो उनको पेनलाइज नहीं करना चाहिए। तो चैप्टर 36 जो सीआरपीसी का है वो इस तरह से समझना चाहिए कि लिमिटेशन पीरियड कंप्लेंट वाले टाइम से मापा जाए, ना कि मैजिस्ट्रेट जब कॉग्निजेंस ले तब से। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको थोड़ा पर्पसली इंटरप्रेट किया जिससे कि अक्यूज्ड के राइट भी प्रोटेक्ट हो और विक्टिम के राइट भी।
सिर्फ एक के राइट ही नहीं देखे जाएं। सुप्रीम कोर्ट आगे बोलते हैं सारा मैथ्यू वाले केस में कि सीआरपीसी जो है वो प्रोसीजरल लॉ है। एक लाइन है फेमस सी कि प्रोसीजरल लॉज मस्ट बी लिबरली कंस्ट्रूड टू सर्व एज हैंडमेड ऑफ जस्टिस एंड नॉट एज इट्स मिस्ट्रेस। इसका मतलब है कि प्रोसीजरल लॉ है वो जस्टिस को सर्व करने के लिए होते हैं, ना कि उसको ऑब्स्ट्रक्ट करने के लिए, ना कि उसमें रुकावट बनने के लिए। फाइलिंग ऑफ कंप्लेंट या इंस्टीट्यूशन ऑफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स जब एक बार कर देते हैं, उसके बाद कुछ भी कंप्लेनेंट या प्रोसिक्यूटिंग एजेंसी के हाथ में है नहीं, सब कोर्ट के हाथ में है। तो कंप्लेनेंट को क्यों पनिश किया जाए? तो इस तरह से उन्होंने हार्मोनियसली इंटरप्रेट किया इस प्रोविजन को, चैप्टर 36 सीआरपीसी वाले को। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें फैसला दिया था कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने सारा मैथ्यू वाले केस में कि डेट ऑफ कंप्लेंट को देखा जाएगा, ना कि जब मजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस ले तब। अब सुप्रीम कोर्ट वापस इस केस पे आते हैं और वो बोलते हैं कि सेक्शन 12 में एप्लीकेशन फाइल की जाती है मजिस्ट्रेट के पास, और मजिस्ट्रेट दोनों पार्टीज के सुनने के बाद और मटेरियल और रिकॉर्ड देखने के बाद कोई रिलीफ देता है। जब वो रिलीफ का ब्रीच हो तब सेक्शन 31 में ऑफेंस होता है, जिसमें 1 साल की सजा या 20 साल तक का फाइन, 20,000 रुपए तक का फाइन होता है। सुप्रीम कोर्ट आगे बोलता है कि स्टार्टिंग पॉइंट जो लिमिटेशन का है वो तब होगा जब ऑर्डर ब्रीच होगा, सेक्शन 12 में जो पास किया हुआ है। अब जो कंटेंशन थी हस्बैंड के वकील की कि 10 साल का गैप है, तो सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं कि अगर 10 साल का गैप है और इसको किस तरह से समझा जाए, ये मजिस्ट्रेट देखेगा। और डोमेस्टिक प्रोटेक्शन ऑफिसर ने रिपोर्ट दी है कि 8वें 9वें में 10 साल का गैप था, तो ये मैटर ऑफ ट्रायल है, मजिस्ट्रेट देखेगा कि ये एलिगेशन जो है वो क्या कॉन्टिन्यूइंग रॉन्ग है कि नहीं। तो ये कहते हुए इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हस्बैंड जो है वो 2 हफ्ते में अपना रिप्लाई फाइल करे और मजिस्ट्रेट उस रिप्लाई को कंसिडर करे और आगे अब मेरिट्स पे अपना फैसला दे, ना कि ये देख के सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि कोई मेरिट पे हम व्यू नहीं दे रहे हैं, सिर्फ लिमिटेशन पीरियड का हमने जवाब दिया है कि अभी कोई ब्रीच नहीं हुआ है। तो ये थी हमारी इस हफ्ते की सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट, जिसमें हमने समझा कि जो बार है लिमिटेशन का सीआरपीसी में वो डेट ऑफ कंप्लेंट से देखा जाना चाहिए, ना कि मजिस्ट्रेट जब कॉग्निजेंस ले तब से। अब अगले हफ्ते एक और सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के साथ आपके सामने होंगे। धन्यवाद, थैंक यू।